नमस्कार, मैं नरेश कुमार चटिया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक सोशलाइजेशन के कंटिन्यूएशन में एम्स ऑफ सोशलाइजेशन टॉपिक और उससे आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सोशलाइजेशन का टॉपिक के मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका मीनिंग बताया था और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया था कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति समाज में रहकर जो भी समाज का अपेक्षित व्यवहार सीखता है वो समाजीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के उद्देश्य क्या है। तो हम देखते हैं कि समाजीकरण द्वारा समाज बच्चे को ये सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है, उसकी क्षमता को विकास करने और उसको स्थायी और अर्थपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उससे क्या जानना और सीखना चाहिए। लोग कौन कौन से उद्देश्य हैं जो समाजीकरण के लिए ज़रूरी है, समाजीकरण क्यों ज़रूरी है, उनके उद्देश्य क्या है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। उसमें हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन और नियमबद्धता आवश्यक होती है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणा उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति बाय नेचर ऐसा होता है कि वो कुछ भी नियमहीन और जो भी उसको अच्छा लगता है ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होता रहता है। लेकिन समाजीकरण द्वारा व्यक्ति नियमबद्धता और अनुशासन उसमें उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्कालिक करने पर जोर नहीं देती, वरन परिस्थिति के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना और संशोधित करना भी सिखाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखना है। नेक्स्ट है आकांक्षाओं की पूर्ति, टू फुलफिल एस्पिरेशन। समाजीकरण क्या है? नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। और अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। और समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचालन नहीं करता, बल्कि विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। जैसे कि धर्म कुछ लोगों को पुरोहित बनने के लिए इच्छा पैदा करता है। इसी प्रकार उच्च और विकसित अर्थव्यवस्था लोगों को व्यापारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करती है। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, टू टीच परफॉर्मेंस ऑफ सोशल रोल्स। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति अपने जो सामाजिक भूमिका है उनको कैसे निभाया जाए और उनसे संबंधित अभिव्यक्तियों को सिखाने का कार्य भी इसमें किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करें। और व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और कई लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार प्रत्येक पद और व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है जो वह समाजीकरण द्वारा ही सीखी जाती है। नेक्स्ट है क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। समाजीकरण का जो उद्देश्य है व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं पैदा करना जिससे वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले और सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। और इस प्रकार उसकी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो समाजीकरण के माध्यम से उनको पूरा किया जाता है। आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख और क्षमताओं का विकास। अब हम बात करते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में, मैन एज ए सोशल एनिमल। हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी क्यों है। तो इसके पीछे कारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से मृत्यु तक समाज में रहता है। अरस्तु ने कहा था
कि देवता या पशु इस समाज से पृथक रह सकते हैं, यानी या तो वो देवता होंगे या पशु होंगे जो समाज से अलग रहते हैं। किंतु हम देखते हैं कि पशु भी शायद समाज के अभाव में जीवित नहीं रहे। मानव को अपने भरण पोषण, रक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्तित्व का विकास, सुख सुविधा आदि की प्राप्ति और अनेक उपलब्धियों के लिए समाज पर निर्भर रहना होता है। और हम देखते हैं कि मानव अपनी प्रकृति और आवश्यकता के कारण एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन कितना कठिन और कष्टमय हो जाता है, ये बहुत सारे व्यक्ति समझ सकते हैं। जिन लोगों को आजीवन कारावास मिलता है या कभी कभी पागल तक हो जाते हैं, समाज से पृथक रहने वाले साधु सन्यासी कई बार असाधारण व्यवहार करते हैं। यदि मानव समाज से पृथक रहता तो आज उसे अपनी गौरवमय सभ्यता और संस्कृति पर गौर करने का अवसर ही नहीं मिलता। समाज के संपर्क से ही मानव का सामाजिकरण होता है और वह समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अन्ना एक अवैध बालिका थी, तो उसका सामाजिक संपर्क नहीं हो पाया था। उसके माँ के जो दुष्चरित्र व्यवहार से वो घृणा करते थे उसके दादाजी, इसलिए उन्होंने बच्चे को अलग कमरे में बंद कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी उसके जीवन के अंदर घटना घटित हुई जिसके कारण सामाजिक संपर्क नहीं हो पाया था। और इन कारणों से वो एक आम व्यक्ति होता है, एक आम सामाजिक इंसान होता है, वो नहीं सीख पाई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो वास्तव में घटित हुए हैं, जो ये साबित करते हैं कि अगर व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए तो वो एक सामान्य जो एक मानव के क्रियाकलाप है वो भी करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो समाज के साथ संपर्क बहुत आवश्यक है। समाज से पृथक किए गए जो बच्चे हैं उन सभी उदाहरणों से हम ज्ञात हो जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उस पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज के अभाव में न तो संस्कृति को सीख सकता है, न ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। असामाजिक रहित मनुष्य का व्यक्तित्व अविकसित और विकृत हो जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण के जो स्तर है, अलग अलग स्टेज है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेज है जिसके आधार पे व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार के वो परिस्थितियों को ग्रहण करता है और उसके अनुसार उसको भूमिकाओं को निभाना होता है। और अलग अलग जो स्टेज होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार का समाज में अपेक्षित व्यवहार उसे करना पड़ता है। सबसे पहला है मौखिक स्टेज यानी कि ओरल स्टेज। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है गर्भ में रहता है, आरंभिक रहता है और जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करना पड़ता है। उसे सांस लेनी होती है, उसे पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है। सर्दी, गीलेपन, अन्य ऐसे विधाओं से उसे पीड़ा होती है, रोता है, चिल्लाता है। तो ये सामाजिकरण का जो प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी कि वो उसको बातचीत करना नहीं आता, कोई इसी लैंग्वेज भाषा सीख नहीं पाता है। मौखिक रूप से अपने हाव भाव से ही अपनी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है और वो अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। इस दौरान देखते हैं कि शिशु अपने सुख दुख मुंह के माध्यम से ही और मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था है सोच अवस्था यानी कि अनल स्टेज। ये सामाजिकरण का दूसरा स्तर विभिन्न प्रकार के परिवार और समाजों में अलग अलग आयु में प्रारंभ होता है। अमेरिकन समाज में यह अवस्था पहले वर्ष से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष में समाप्त हो जाती है। हमारे समाज में ये 1.5 से 2 वर्ष से आयु से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि अपने आप को थोड़ा बहुत स्वयं को संभाले। इस समय उससे शौच प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को कब और कहाँ शौच करना है और कहाँ उसका ज्ञान उसे कराया जाता है। हाथ साफ रखना, कपड़े गंदे नहीं करना आदि की उसे शिक्षा दी जाती है। और इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ की भूमिकाओं को आंतरिकृत करता है और माँ से प्यार करता है, उसे
सभी व्यवहार करने पर उसे माँ से प्यार मिलता है। अगर वो सही व्यवहार करता है तो माँ से प्यार मिलता है, और गलत व्यवहार अगर यदि करता है तो दंड मिलता है। तो इस प्रकार बच्चा इस अवस्था में समाज का अपेक्षित व्यवहार आयु के अनुसार सीखता है। और नेक्स्ट है एडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था। ये 4 वर्ष की आयु से लेकर 12-13 वर्ष की आयु तक रहती है, और इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में देखते हैं कि बच्चा लड़का या लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को समझने देख पल ही लेता है, किंतु उसे यौन संबंधी प्रक्रिया का उसे ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए न तो माँ स्त्री होती है, न ही पिता पुरुष होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। बालक से ये अपेक्षा की जाती है कि अपने लिंग के अनुसार अपने आप को डालें। लड़के को उस व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है जो लड़कों के लिए उचित हो, और लड़कियों को लड़कियों की तरह व्यवहार करने पे उससे पुरस्कृत किया जाता है। तो इस आयु में हम देखते हैं कि अपनी आयु के अनुसार उसको तादात्म्यकरण करना सिखाया जाता है, और लड़के लड़की के अंदर जो है वस्त्र वगैरह वो अलग अलग प्रकार के पहनाए जाते हैं, और उसे अपने स्वयं के प्रति जागरूक इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो अवस्था है किशोर अवस्था आती है, जो कि युवा बालक अथवा बालिका अपने आप को माता पिता के नियंत्रण से अधिक जो है स्वतंत्रता चाहते हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं कि यौन संबंधी गतिविधियों में उस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, और हालांकि इस समय कोई समस्या खड़ी नहीं होती है अगर इसे छूट दी जाए, फिर भी इसमें शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उसके किशोर के मन में एक तरफ से स्वतंत्रता की कामना बहुत तेज़ी से होने लगती है, और दूसरी तरफ इससे जो स्वतंत्रता है उससे भयभीत भी होने लगता है, और एक तनाव का काल होता है, संक्रमण का काल इसे कहते हैं। इसमें काफ़ी हद तक व्यक्ति को जो बालक होता है उससे नया अपेक्षित व्यवहार सीखना पड़ता है, और इसके दौरान हम देखते हैं कि पड़ोस विद्यालय खेल के साथियों के साथ वो संपर्क में आता है, और सभी के विचारों व्यवहार से उसे समायोजन करना होता है, और अपनी संस्कृति के अनेक जो निषेध होते हैं, यौन संबंधी निषेध हैं, उनको पालन करना सीखता है, और नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसको। नए नए अनुभव भी होते हैं इसमें। सामाजिकरण के कुछ अन्य सोपान हैं, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये सभी अवस्थाओं में भी व्यक्ति इन अवस्थाओं के जो स्तर होते हैं उनके अनुसार जो अपेक्षित व्यवहार होता है वो सीखता रहता है। तो ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। धन्यवाद।